हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटाब होप जी की ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों के अंदर गणित विषय जो 10th क्लास के अंदर है उसमें आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल किस प्रकार से किया जाता है ये आपको कल बताया था। इसके लिए मैंने आपको विधियाँ बताई थी। सबसे पहले थी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में जो x और y है या अदरवाइज कोई भी चर है, दो चर, उनका मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो उसके लिए प्रतिस्थापन विधि थी। दूसरी विधि आपको बताई थी विलोपन विधि। विलोपन विधि से किस प्रकार से दोनों चरों में से किसी एक चर को विलुप्त करके दूसरे का मान ज्ञात किया जाता है। तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि जो आपको आज बताएंगे। और चौथी विधि आपकी महत्वपूर्ण विधि है ग्राफीय विधि, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफ द्वारा। तो ग्राफीय विधि देखो, आपको कल प्रतिस्थापन से और विलोपन से 2019 का जो क्वेश्चन था उसको हल करके बताया था। हालांकि उसको करना था ग्राफीय विधि से, क्योंकि बोर्ड में ग्राफीय विधि से पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम बाकी जो प्रश्नावली के अदरवाइज जो क्वेश्चन होते हैं उनको प्रतिस्थापन या विलोपन या अन्य विधियों से हल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन है 2x + y = 6 और इसके साथ में दूसरा युग्म है 2x - y = 2। इनका x और y का मान ज्ञात करना है और उसकी सहायता से फिर 6x + 7y = p में p का मान भी ज्ञात करना है। क्या प्राप्त होता है? देखो, ये क्वेश्चन 2018 के अंदर आया था, लेकिन यहाँ पर ग्राफीय विधि से इसको हल करना था। लेकिन सबसे पहले हम आपको वज्र गुणन या विलोपन इनसे बताते हैं। अंत में फिर ये ग्राफीय विधि महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं ये आपको बाद में बताएंगे। तो ये BSER 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, 6 अंक का आया था। ग्राफीय विधि से इसको हल करना था और x और y जो चर है उनका मान ज्ञात करके फिर हमें इस p का मान भी ज्ञात करना था। तो देखो, इन दोनों समीकरणों को अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो विलोपन विधि से इनका हल ज्ञात करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि सीधे ही आपको कल बताया था मैंने कि अगर विलोपन विधि का हम इस्तेमाल करते हैं तो दोनों चरों में से जो ax है या by है उनको समान करना जरूरी होता है, जबकि यहाँ पर तो 2x दोनों में ऑलरेडी पहले से ही समान है। तो अगर हम यहाँ पर x को विलुप्त करके y का मान निकालना चाहे तो बहुत ही आसानी से, सरलता से y का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको विलोपन विधि से इसका हल करके बताता हूँ जो कितना आसान है। देखो, समीकरण 2x + y = 6 में से 2x - y = 2 को घटाने पर, क्योंकि हम सीधे ही घटाते थे क्योंकि दोनों के अंदर 2x समान है, इसलिए इनको आपस में दोनों पक्षों को गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें आंसर मिल जाएगा y का मान सीधे ही। तो यहां पर हम क्या करते हैं, 2x + y = 6 में 2x - y = 2 को क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाते तो चिन्ह बदलते हैं, अर्थात घटने वाली संख्या के चिन्ह बदल देते हैं। जो प्लस की है वो माइनस की और माइनस की वो प्लस की कर देते हैं। तो यहाँ पर 2x प्लस का है, माइनस का कर देंगे, और y माइनस का है, इसको प्लस का कर देंगे। ये प्लस का है इसलिए माइनस। यहाँ पर देखो 2x में 2x गया तो ये तो विलुप्त हो गया, कुछ नहीं बचा। और यहाँ पर 1y और 1y प्लस का 2y हो गया, ये प्लस का 2y, और 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4। और अब हम आसानी से y का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 2y = 4 है तो y = 4/2 इधर आकर 4 में भाग लग जाएगा और 2, तो ये y बराबर आपका 2 मान आ जाएगा। तो एग्जाम के अंदर y का मान निकालना बहुत ही आसान था, आप जांच कर सकते थे कि y का मान कितना है और x का मान कितना है। और अब x का मान निकालना है हमें, तो कोई से भी दोनों समीकरणों में से एक समीकरण में y की जगह 2 रखें, हम x का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसी में कर लें, 2x - y = 2 में हम y = 2 रख दें तो हमें x का मान मिल जाएगा। ये प्रतिस्थापन विधि से इस प्रकार से हल किया जाता है। तो 2x - y का मान 2 रखें बराबर 2 को उधर ले जाएं, पक्षांतर करें तो 2x = 2 माइनस का इधर आकर 2 में जुड़ेगा, 4 हो जाएगा। और x = 2 गुणा हो रहा है x से, इधर आकर 4 में भाग लगेगा 2 का, तो x बराबर भी 2 आ जाएगा। तो
इस प्रकार से x और y का मान बहुत ही आसानी से ज्ञात किया जा सकता था। हालांकि इस क्वेश्चन को ग्राफ विधि से करना था, लेकिन फिर भी हम ग्राफ विधि से करें उससे पहले हम ये पता कर सकते हैं कि x का मान कितना है और y का मान कितना है, अर्थात ग्राफ कहाँ पर काटेगी, किस निर्देशांक पर ग्राफ काटेगी, उसका आप पता पहले ही कर सकते हो, जो बहुत ही आसान था। और अगर ये 2 पर नहीं काटते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है और उस क्वेश्चन को हल को सुधारा भी जा सकता है, तो आंसर का पता किया जा सकता है। या फिर अन्य प्रश्नावली के प्रश्नों के अंदर ऐसे कोई समीकरण बनते हैं तो आप उनमें इस विलोपन विधि का इस्तेमाल करके आसानी से चर राशियों का मान ज्ञात कर सकते हो। लेकिन अब ये बात निर्भर करती है क्वेश्चन की प्रकृति पर। जैसे ये क्वेश्चन इस प्रकार से आया है तो यहाँ पर सबसे बड़ी समझदारी ये रहेगी कि हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करें। अगर विलोपन विधि के अलावा किसी विधि का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है वो जटिल हो या ज़्यादा समय लगने वाली हो, तो छात्र को ये चुनाव करना पड़ता है एग्जाम के अंदर कि हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करें इन समीकरणों को हल करने के लिए। क्योंकि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन दे देता है और ये पूछता है कि इसका हल ज्ञात कीजिए, अर्थात x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब निर्णय करना पड़ता है छात्र को कि मुझे बिना समय लगाए कौन सी विधि से हल किया जाए। अगर वो यहाँ पर मान लो ग्राफ विधि से करेगा तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, या वज्र गुणन विधि से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पर विलोपन विधि सबसे फास्ट आंसर देती है, क्योंकि समीकरण एक में दूसरे को घटाया और डायरेक्टली हमें y का मान मिल गया, और y का मान फिर हमने प्रतिस्थापन विधि से y की जगह रखा तो x का मान आ गया। तो इस प्रकार से एग्जाम में अगर हमें हल निकालना, उत्तर निकालना होता है, x और y का मान निकालना होता है, तो आप कोई सी विधि का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम में ये बता दिया जाए कि आप प्रतिस्थापन विधि से ही करो या ग्राफ विधि से ही करो, तो फिर आपको उसी विधि से हल करना होता है। लेकिन फिर भी आप जो विधि आपको सरल लगे उससे आप आंसर का पता आसानी से कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप विलोपन विधि से ये y का मान ज्ञात कर सकते हो। और अगर आपको y को विलुप्त करना है तो देखो y भी दोनों के अंदर समान है, हम समीकरण 1 में 2 को जोड़ देते हैं डायरेक्टली, तो आपको डायरेक्ट x का मान मिल जाएगा, जो और भी आसान है। देखो 2x प्लस वाई बराबर 6 और 2x माइनस वाई बराबर 2, इन दोनों को क्या कर देते हैं, हम जोड़ते हैं। जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होते, तो आप सीधे ही जोड़ दो। 2x और 2x 4x प्लस का y और माइनस का y विलुप्त हो गया, चला गया, और इधर 6 और 2 8 हो गया। 4x बराबर 8, आपको x का मान निकालना है तो 4 का लागे 8 में भाग दे दो, तो 8/4 अर्थात x बराबर ये 2 सीधा ही आ गया। तो यहाँ पर विलोपन विधि का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। अगर हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना चाहें तो आप दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेकर उसके बराबर x या y के बराबर आप मान करके उस दूसरे समीकरण में आप उसका मान रख दो, और सरल करते ही आपको एक चर राशि का मान आ जाएगा। जैसे आपका समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 6, इसको थोड़ा सरल करें, अर्थात y बराबर कर लें, इस 2x को इधर ले आएं इस प्लस की 6 की तरफ, तो इधर y रहेगा, इधर 6 माइनस का हो जाएगा 2x, पक्षांतर करने पर, क्योंकि इधर प्लस की संख्या है, इधर आएगी तो माइनस की। समीकरण के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कोई संख्या को हम ले जाते हैं तो प्लस की माइनस और माइनस की प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर ये y बराबर हो गया 6 माइनस 2x, ये y का मान आप दूसरे समीकरण के अंदर रख दो, तो समीकरण जो आपका 2x माइनस वाई बराबर 2 है, इसमें हम y बराबर क्या रख देते हैं, 6 माइनस 2x रख देते हैं। रखने पर तो आपको x का मान मिल जाएगा। यहाँ पर देखो 2x माइनस वाई और बराबर 2, y का मान है कितना, 6 माइनस 2x, ये रख दिया। इसको हम सरल करेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। कोष्टक को खोलेंगे, 2x कोष्टक के बाहर माइनस है तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये 6 प्लस का है माइनस का बन जाएगा, और माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा बराबर 2। 2x और 2x मिलकर हो गए 4x, तो ये 4x, और ये जो माइनस का 6 है इसको इस पक्ष में लाएंगे 2 की तरफ, तो 2 में आके 6 जुड़ जाएगा, और 2 और 6 8 हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है तो x बराबर 4 गुणा हो रहा है x से, इधर लाएंगे तो 8 में भाग लग जाएगा, तो ये 8/4 अर्थात x बराबर आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से भी ये x का मान y का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो x का मान आया है वो आप चाहो तो यहाँ पर रख सकते हो, इसके अंदर x की जगह रखेंगे यहाँ पर, तो 2 और 2 दूना 4, 4 गया 6 में तो 2 बच गया, y का सीधा मान आ गया, अर्थात y बराबर 6 माइनस 2x में हम x बराबर 2 रख देते हैं। रखने पर तो यहाँ पर आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा, 6 माइनस 2 गुणा x का मान
जो 2 निकाला है ये 2 रख देंगे हम। तो ये देखिए y का मान y बराबर 6 - 4 अर्थात y बराबर आ गया 2। तो इस प्रकार से y का मान भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो ये प्रतिस्थापन और विलोपन विधि बहुत ही आसान है। लेकिन आज हम वज्र गुणन विधि को सीखेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हो सकता है हमें वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करना पड़े, तो हम इसका उपयोग करके भी हल निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो हम इसी क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से हल करना सीखेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन और विलोपन आपको कल भी अच्छी तरह से बता दिया था। तो यहां पर देखिए, रही बात ये p के मान की, तो यहां पर x और y का मान ज्ञात करने के बाद में यहां पर रख देंगे और इनको सरल करेंगे तो p का मान आ जाएगा 26, अर्थात 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 12 और 14 26 आ जाएगा, जो आपको लास्ट में बता देंगे। सबसे पहले यहां पर हम ध्यान देते हैं कि ये वज्र गुणन विधि क्या है, ये कौन सी विधि है, कैसे इससे हल किया जाता है। देखो, इस वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन समीकरणों के अंदर a1 b1 c1 या a2 b2 c2 क्या है, कितना है। आपको कल बताया था मैंने, जो ये रेखिक 2 चरों वाले रेखिक समीकरण होते हैं उनका मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये रेखिक समीकरण जो 2 चरों वाले हैं, x और y या और भी कोई चर हो, लेकिन 2 चर हो तो उनका मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ पर x का जो गुणांक है, x से जो गुणा है वो a है, y से जो गुणा है वो b है और बाकी जो संख्या वाला मान है वो c है। लेकिन इस 2 समीकरण है, इनके लिए हम क्या करते हैं, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 करते हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे, यहाँ पर देखो a1, 1 का मतलब पहले समीकरण के अंदर a, x से गुणा है यहाँ पर 2, और b1 अर्थात पहले समीकरण में y से गुणा है यहाँ पर प्लस का 1, तो b1 हो गया 1, और c1 बाकी संख्या वाला मान आपको इधर लाके रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। समीकरण को सरल कर लेना है, 2x प्लस 1y माइनस का 6 बराबर 0 हो गया, और जो दूसरा समीकरण था आपका वो था 2x माइनस y माइनस का 2 बराबर 0। ये इस रूप में लाने के बाद ही आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 बताना है, जो आपको कल भी मैंने आपको समझा दिया था। तो यहां पर देखो c1 कितना है, c1 माइनस का 6, इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो ये माइनस का 6। उसके बाद a2 है अर्थात दूसरे समीकरण के अंदर a2 कितना है यहाँ पर 2, और b2 y का गुणांक दूसरे समीकरण के अंदर यहाँ पर है माइनस का 1, तो ये माइनस का 1, और c2 है 2 इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का 2। ये a2 b2 c2 आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वज्र गुणन विधि क्या है, इसके लिए आपको x और y का मान ज्ञात करने के 2 सिंपल से फॉर्मूले याद करने हैं। वज्र गुणन विधि द्वारा x बराबर, एक तो x बराबर और एक y बराबर, x बराबर आपको ये फॉर्मूला ज्ञात, ये ध्यान में रखना है, b1 c2 माइनस b2 c1 और a1 b2 और a2 b1, अर्थात x बराबर b1 गुणा c2 माइनस b2 गुणा c1 बटे वे a1 गुणा b2 माइनस a2 गुणा b1। ये फॉर्मूला याद आपको रखना पड़ेगा, तो आपको डायरेक्टली x का मान मिल जाएगा। और y के लिए आपको याद रखना है c1 गुणा a2 माइनस c2 गुणा a1 बटे वे a1 गुणा b2 और माइनस a2 गुणा b1। ये y बराबर आपको सूत्र याद रखना है। अब देखो, आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये किस प्रकार से याद करें हम और कैसे क्या तैयार करें, तो इसके लिए आप एक सरल सा ट्रिक याद रख सकते हो। ट्रिक है BCA बटे वे AB, BCA बटे AB। इससे आप x और y दोनों का मान ज्ञात करने का जो सूत्र बनता है ये आप याद कर सकते हो। देखो, x बराबर तो आपको ध्यान रखना है BC, पहले वाली दोनों BC बटे वे AB,
x का जब मान ज्ञात करना है तो x बराबर सूत्र बन जाएगा आपका BC बटे AB। ये ट्रिक याद रखो, BC यहाँ पर देखो BC दो बार लिखना है, बटे AB दो बार। यहाँ पर BC बटे AB है तो आप अंश के अंदर BC को दो बार लिख के नीचे AB कर दो और यहाँ पर आपको माइनस लगा देना है। अब रही बात 1 2 की, तो आप 1 से स्टार्ट करो, B1 तो C2, कभी कहीं पर भी आपको 1 1 सेम नहीं मिलेगा या 2 2 एक जगह नहीं मिलेगा, अर्थात एक जगह 1 तो दूसरी जगह 2 करना है। जैसे यहाँ पर B1 है तो यहाँ पर C2 करना है। अब B1 आ चुका तो यहाँ पर आपको B1 दोबारा नहीं लेना है, कोई सा भी एक बार आ गया उसको दोबारा नहीं लेना है। यहाँ पर B2 और C1, क्योंकि C2 आ चुका तो C1 बचा। नीचे AB है तो A1 गुणा B2 और यहाँ पर फिर A2 और गुणा B1 करना है, अर्थात 1 2 2 1, ये आपको ध्यान रखना है। BCA बटे AB और 1 2 2 1, इस प्रकार इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। रही बात y के लिए आपको क्या करना है, CA बटे AB, ये आपको ध्यान देना है। CA अर्थात CA बटे AB, CA दो बार लिखना है, जैसे CA माइनस CA बटे AB माइनस AB, बटे वाला दोनों में सेम है, CA बटे AB। अब रही बात इनके 1 और 2 लगाने की, तो वही 1 2 2 1 1 2 2 1, अर्थात C1 गुणा A2 माइनस C2 गुणा A1 बटे A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। तो ये आपको दोनों फॉर्मूले याद करने हैं। अगर ये आपको याद है तो डायरेक्टली आप इनका मान रख के x और y का मान ज्ञात कर सकते हो। और x बराबर और y बराबर कैसे, ये सूत्र आपको याद करना है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। एक बार फिर से बता देता हूँ, ट्रिक ये आपको याद रखना है, BCA बटे AB, ये ट्रिक याद रखो आप। इससे क्या करोगे, x के लिए तो आपको पहले वाले दो अर्थात ये याद रखना है, ये तो x के लिए अर्थात BC बटे AB, BC माइनस BC बटे AB माइनस AB, माइनस लगाना है, ये ध्यान रखना आपको। BC दो बार लिखना है ऊपर, BC बटे AB करना है। फिर इनके नंबर लगाना है 1 2 2 1, अर्थात B1 तो C2 माइनस B2 तो C1 बटे A1 B2 A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। और y के लिए आपको क्या करना है, वही ट्रिक BCA बटे AB, y बराबर आपको CA बटे AB, अर्थात लास्ट के ये दोनों याद काम में लेने हैं, अर्थात CA बटे AB, C1 A2, इस प्रकार से आप कर सकते हो, या C2 A1। तो ये CA बटे AB आपको दो बार लिखना है, CA माइनस CA बटे AB माइनस AB, और इनके नंबर लगाना है 1 2 2 1, अर्थात 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, यहाँ पर भी 1 2 2 1 1 2 2 1। इस प्रकार से आप x और y का मान ज्ञात करने का ये सूत्र याद कर सकते हो और इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप कैसे भी करो, चाहे इस ट्रिक की सहायता से करो या कैसे भी, लेकिन ये सूत्र आपको याद करना है, तभी आप वज्र गुणन विधि से x और y का मान ज्ञात कर सकते हो। तो अच्छा रहेगा आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करो, तो आपको आसानी से ये सूत्र याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से कर सकते हो। अर्थात BCA बटे AB आप ये ध्यान रखोगे तो आपको x और y का सूत्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। x के लिए आपको पहले वाले दोनों, अर्थात BC बटे AB दो बार लिखना है, BC बटे AB अर्थात BC और बटे में AB माइनस लगा देना आपको, ये BC माइनस BC बटे में AB माइनस AB, नंबर लगाना है आपको 1 2 2 1। और दूसरे के लिए y के लिए क्या करना है, CA बटे AB, लास्ट के दोनों CA बटे AB, नंबर लगाना है 1 2 2 1, अर्थात C1 A2 माइनस C2 A1 और बटे में A1 B2 माइनस A2 B1। तो इस ट्रिक से आप ये सूत्र याद कर सकते हो। अब आप कैसे भी याद करो, इसके बाद आपको क्या करना है, अब डायरेक्टली आपको इनकी जगह मान रखना है बस, जो बहुत ही आसानी से आपको हल हो जाएगा आपके लिए। देखो B1 यहाँ पर आपके पास है 1 गुणा C2 कितना है, यहाँ पर देखो यहाँ से उठा सकते हो, C2 है माइनस का 2, ये माइनस का 2, माइनस B2 कितना है, माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 कोष्टक में लिख देना है, गुणा C1 कितना है, माइनस का 6 और बटे में A1 का मतलब यहाँ पर है 2, या पहले समीकरण का A1 ये 2, गुणा B2 है माइनस का 1। देखो
इस समीकरणों में एक्स वाई का मान निकालने के लिए भी कठिन लग सकती है, लेकिन बाकी कुछ ऐसे समीकरण होंगे जिनमें ये वज्र गुणन विधि बहुत ही आसानी से उत्तर दे देगी, बाकी प्रतिस्थापन या विलोपन से मुश्किल हो जाएगा काम। तो प्रत्येक विधि का अपना अपना महत्व होता है समीकरणों के लिए, समीकरण की जो जटिलता है उसके हिसाब से प्रत्येक विधि इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो ए बी, ये a1 b2, a1 है 2 और b2 है माइनस का 1, माइनस ये माइनस a2 है 2 और गुणा b1 कितना है प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 रख दिया। इसको सरल करेंगे अब x बराबर माइनस के 2 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 2, यहां पर देखो माइनस का 1 माइनस के 6 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस का 6, प्लस का 6 लेकिन बाहर माइनस है इसलिए माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये माइनस का 6। ये गुणा आपको सही ढंग से करना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। एक बार फिर से बता देता हूं, प्लस माइनस गुणा होता है तो माइनस बनता है, तो ये माइनस का 2 बन गया। इधर देखो पहले माइनस 1 माइनस 6 से गुणा होगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, लेकिन यहां पर माइनस है इसलिए माइनस का 6। और बटेवे में आते हैं, 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे, ये माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये भी माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो x बराबर माइनस का 2 और माइनस का 6 माइनस का 8 हो गया। नीचे चलते हैं, माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4 हो गया, और माइनस माइनस से कट गया या माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो x बराबर 8 बटेवे 4 और 4 का भाग 8 में गया 2 बार, 4 दूना 8, तो ये x बराबर 2 आ गया जो अभी अभी हमने प्रतिस्थापन विधि से निकाला था। अब अगर हम y का मान निकाले तो y बराबर देख के इनका मान रखना है। C1 कितना है माइनस का है 6 गुणा A2 है यहां पर 2 अर्थात 2 माइनस C2 है माइनस का 2 गुणा B1 कितना है प्लस का 1। बटेवे में आते हैं, अब आपको पता है बटेवे में तो A1 B2 माइनस A2 B1 है, यही है, ये का यही है, अर्थात यही आएगा, जो माइनस का 4 आया है वही आएगा, ये आप दोबारा से मान सकते हो। A1 कितना है 2 है, तो 2 गुणा B2 कितना है माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 माइनस A2 कितना है 2 है, तो ये 2 गुणा B1 कितना है 1, तो ये 1 हो गया। इसको सरल करेंगे, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, ये माइनस का 6 दूनी 12। यहाँ पर माइनस 2 1 से गुणा होगा प्लस के तो माइनस का 2, लेकिन माइनस का 2 जब यहाँ पर माइनस से आएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो ये प्लस का 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा। और नीचे आते हैं तो माइनस का 2 एकम 2 माइनस का 2, और ये भी माइनस का 2। y बराबर माइनस का 12 है और प्लस का 2 है, तो 12 में 2 प्लस का कम होगा तो माइनस का 10 बच जाएगा, तो ये माइनस का 10। बटेवे नीचे आते हैं, माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, अर्थात माइनस की संख्या में माइनस की संख्या का भाग प्लस में आता है, भागफल प्लस में आएगा, तो ये y बराबर 4 दूना 8, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई क्योंकि y बराबर 2 आना चाहिए। देखो दोबारा से, C1 कितना है माइनस का 6 है, ये माइनस का 6, और A2 कितना है 2 है, ये 2 माइनस C2 कितना है यहाँ पर माइनस का 2 है, और A1 कितना है 2 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। C2 इंटू C2 है यहाँ पर माइनस का 2, A1 है प्लस का 2, तो ये ध्यान रखना है। 4 दूना ये 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 4 और माइनस प्लस का ये 4 हो गया, प्लस का 4 और माइनस का 12 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 8 बचेगा। माइनस के 8 में माइनस का 4 का भाग अभी आपने दिया है, कितना आएगा 2 आएगा, तो ये 8 बटे 4 और y बराबर आ गया 2, तो ये y बराबर भी 2 और x बराबर भी 2। कुल मिला के हम वज्र गुणन विधि से भी ये x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। और ये ज्ञात करने के बाद में रही बात इस p के मान ज्ञात करने की, तो 6x प्लस 7y बराबर p में हम x और y का मान रखते हैं, तो 6 गुणा x का मान 2 प्लस 7 गुणा y का मान भी 2 बराबर हमें p का मान मिल जाएगा। 6 दूने 12 और 7 दूने ये 14 हो जाएगा बराबर p, और 14 और 12 कितना होता है 26, तो ये p बराबर 26 आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको वज्र गुणन विधि से किस प्रकार से समीकरणों को हल किया जाता है
ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि आप वज्र गुणन विधि से ही हल करो, तो फिर आपको ये दोनों सूत्र लिखकर इस प्रकार से हल करके दिखाना ही होगा। अगर आप अन्य विधि का इस्तेमाल करते हो तो आपके नंबर काटे जाएंगे। तो इसलिए सभी विधियों को अच्छी तरह से समझना बहुत ही जरूरी होता है। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं और उसको फिर से वज्र गुणन विधि से करके दिखाता हूं। ये क्वेश्चन बोर्ड 2018 में आया था, लेकिन ध्यान रखना इसको ग्राफ विधि से पूछा था, जो आपको अगले वीडियो के अंदर जब ग्राफ वाला टॉपिक आएगा उसके अंदर सारे प्रश्न ग्राफ विधि से हल करना सिखाएंगे। फिलहाल आप इस वज्र गुणन विधि को अच्छी तरह से और समझ लो। देखो ये 9th क्लास में और 10th क्लास में दोनों में सेम है, दो चरों वाले रेखीय समीकरणों के जो ये क्वेश्चन है, ये प्रश्नावली है, वो दोनों क्लास में बिल्कुल सेम है। तो 9th क्लास वाले छात्र भी इन दो चरों वाले रेखीय समीकरणों का ये जो ऑनलाइन वीडियो चल रहा है इनको देखकर समझ सकते हो। लगभग कुल मिला के 10th क्लास का आपका 60-70% जो कोर्स है वो 9th क्लास में भी है। तो ये सभी वीडियो 9th क्लास वाले छात्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो भी फ्री न रहें, इनसे देखकर तैयारी अपनी जारी कर सकते हैं। देखो 2018 की सप्लीमेंट्री में एक क्वेश्चन आया था, वो ले लेता हूं मैं। 3x + 2y = 12 था और इसके साथ में दूसरा समीकरण था 5x - 2y = 4। यहां पर हमें x का और y का मान ज्ञात करना है। ये था BSER सप्लीमेंट्री 2018 के अंदर, लेकिन ध्यान रखना ग्राफ विधि से इनका हल पूछा गया था कि ग्राफ विधि से हल करो। और y अक्ष और इन रेखाओं के मध्य ये y अक्ष जिसको काटता है, ये रेखाएं y अक्ष को काटते हुए निर्देशांक पूछा था, तो आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल हमारा यहाँ पर उद्देश्य है x और y का मान कैसे ज्ञात किया जाए। इसके लिए प्रतिस्थापन विलोपन विधि आपको बता दी। अगर यहाँ पर हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही आसानी से उत्तर मिल जाएगा हमें, क्योंकि y यहाँ पर समान है, अर्थात 3x + 2y = 12 में हम ये समीकरण क्या करते हैं, जोड़ दें। 5x - 2y = 4 अगर जोड़ दिया जाए, जोड़ने पर तो देखो सीधे ही 3x और 5x 8x प्लस का 2y और माइनस का 2y क्या हो गया, विलुप्त हो गया, नष्ट हो गया। और 12 और 4 कितना होता है, 16 होता है। 8x = 16 तो x = 8 का 16 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो ये x = 2 आ गया। तो अगर ऐसे आपके पास कोई समीकरण हो दो, उनमें दो चरों और आपको उन चरों का मान ज्ञात करना हो, अगर उसमें कोई सा इस प्रकार से सेम आ जाए, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, अगर दोनों में प्लस आए तो घटा दो आप, चिन्ह चेंज होकर माइनस का बन जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। तो आप विलोपन विधि का इस्तेमाल आराम से कर सकते हो फास्ट आंसर निकालने के लिए। जैसे यहाँ पर हमने तुरंत ही x = 2 मान ज्ञात कर लिया, जबकि अगर हम प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सरल करना पड़ेगा, समय लगेगा और फिर जाके आपको ये मान मिलेगा। अगर आपको एग्जाम में ऐसे आंसर निकालना हो तो आप सीधे इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हो और फिर आप प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ये दो हम दोनों समीकरणों में कहीं पर भी रखकर हम y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस समीकरण में रख दें हम 3 × x + 2 × y = 12 है। यहाँ पर 3 × x की जगह अगर हम 2 रख दें, ये 2 + का 2y = 12, बाकी ऐसे कैसे, तो 3 दूना क्या होगा, 6 होगा। ये 6 उधर ले जाते हैं तो इधर 2y रहेगा, 3 दूना 6 इधर आएगा 12 में तो घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है। और 12 में 6 गया तो 6 बचा, अर्थात कुल मिला के 2y = 6। तो y = 2 का 6 में भाग दे दो, 3 आ जाएगा, ये y = 3 आ गया। तो इस प्रकार से आप केवल मात्र 2 ही मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो और मान ज्ञात कर सकते हो। कुल मिला के आप ये भी जांच कर सकते हो कि ग्राफ विधि से हम अगर हल करेंगे, उत्तर निकालेंगे तो उत्तर कितना आएगा, अर्थात x और y का मान कितना आएगा, ये भी संतुष्टि आप कर सकते हो, जिससे कि हम कंफर्म कर सके कि हमने जो ग्राफ वाला काम किया है वो सही है या गलत है। क्योंकि बोर्ड के अंदर ग्राफ विधि से पूछता है ज्यादातर 6 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड 2012 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चनों को देखें तो जो 26वां क्वेश्चन है 6 अंक का, वो हमेशा ग्राफ वाला ही आता है। बाकी और क्वेश्चन भी बहुत सारे ऐसे बन जाते हैं जिनमें इस प्रकार के 2 समीकरण, 2 चरों वाले समीकरण का रूप आता है और उनमें हमें उन चर राशियों का मान ज्ञात करना होता है। तो वहां पर हम विलोपन या प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके इन चर राशियों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हमने आधा काम विलोपन से किया और आधा काम प्रतिस्थापन से करके तुरंत ही हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया। लेकिन हम
यहाँ पर वज्र गुणन विधि से हल करना सीखेंगे, क्योंकि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो ये एक क्वेश्चन में वज्र गुणन विधि से और समझा देता हूं, जिससे आपको सूत्र भी अच्छी तरह से याद हो जाएगा और कैसे हल किया जाता है ये भी समझ में आ जाएगा। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए आपको अभी मैंने बताया था कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या होते हैं, इनका पता होना चाहिए। और उसके बाद में x और y का मान ज्ञात करने वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर a1, पहले समीकरण के अंदर x से जो गुणा है वो a1 है, अर्थात यहाँ पर 3 है। साथ में b1, पहले समीकरण में y का जो गुणांक है वो b1 है, अर्थात 2। और c1 इसको इधर लाकर रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। 3x प्लस का 2y, 12 को इधर लाएंगे तो माइनस का 12 बराबर 0। इसमें भी 5x माइनस का 2y, ये प्लस का 4 इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का, और बराबर 0। उसके बाद ये आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 बताना है। तो यहां पर अब देखो c1 कितना है, माइनस का 12, इधर आया तो माइनस का 12। और a2 दूसरे समीकरण के अंदर x का गुणांक कितना है, 5, तो a2 हो गया 5। और b2 अर्थात दूसरे समीकरण में y का जो गुणांक है यहाँ पर है माइनस का 2, तो ये माइनस का 2। और c2 है माइनस का 4, ये c2 है माइनस का 4। ये आपको पता होना चाहिए, तभी हम वज्र गुणन विधि के अंदर इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद आपको सूत्र याद होना चाहिए, x बराबर, अभी आपको ट्रिक बताया था, BCA बटे वे AB, अर्थात x बराबर तो है BC दो बार ऊपर लिखकर बटे में AB लिखना है, माइनस का चिन्ह लगा देना है, अर्थात BC दो बार लिखना है, BC माइनस BC, और बटे में लिखना है AB, ये AB माइनस AB। अब इनके नंबर लगाना है 1 2 2 1, अर्थात 1 2 2 1, नीचे भी 1 2 और 2 1, इस प्रकार से। ऐसे आपको x का मान मिल जाएगा, डायरेक्टली आप x बराबर आप रख सकते हो। देखो b1 कितना है, 2 है, गुणा c2 है माइनस का 4, ये माइनस का 4, माइनस b2 कितना है, माइनस का 2 है, तो कोष्टक में आप माइनस का 2 लिखोगे, क्योंकि डबल चिन्ह आ गया तो कोष्टक लगाना है। और गुणा c1 कितना है, माइनस का 12, तो ये माइनस का 12 है। बटे में देखो a1 कितना है यहाँ पर 3, ये 3 गुणा b2 कितना है, माइनस का 2, तो ये माइनस 2 लिख दो। माइनस a2 कितना है, 5 है, ये 5 गुणा b1 कितना है, 2, b1 कितना है, y का गुणांक पहले समीकरण में 2, तो ये 2 लिख दो। अब इसको आप सरल करोगे तो देखो माइनस के 4 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 2 माइनस 12 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस का 12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस का 24, लेकिन यहाँ पर माइनस और है तो ये माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। बटे में देखिए 3 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 दूना 6 हो जाएगा, और माइनस 5 2 से गुणा होगा तो माइनस का 5 दूना 10 हो जाएगा। अब देखो x बराबर माइनस का 24 और माइनस का 8, माइनस का 32 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, मिलकर माइनस के 32 हो जाएंगे, ये माइनस के 32। और नीचे आते हैं माइनस का 6 और माइनस का 10 मिलकर दोनों ही माइनस के हो जाएंगे 16। और वही x बराबर माइनस माइनस प्लस और 16 दूना 32, अर्थात 2 बार चला जाएगा, तो ये x बराबर 2 आ जाएगा। माइनस माइनस ऐसे काट कर भी आप प्लस कर सकते हो, ऐसे प्लस, या माइनस की संख्या में माइनस की संख्या का भाग देते हैं तो प्लस में जाता है, या समान संख्या से कट जाती है तो माइनस माइनस से कट गया, प्लस बच गया। अब देखो हम y बराबर, y के लिए आपको ट्रिक बताया मैंने, CA बटे वे AB, अर्थात BCA बटे AB में ये लास्ट वाले दोनों आपको y के लिए यूज करना है। CA बटे AB इसको 2 बार लिखना है, तो ये CA माइनस CA बटे वे AB माइनस AB। नंबर आपको वही लगाना है 1 2 2 1, अर्थात 1 2 2 1, और ये 1 2 2 1, इस प्रकार से। अब इनमें आपको मान रखना है। y बराबर C1 कितना है, माइनस का 12, तो ये माइनस का 12 गुणा A2 कितना है 5, जो दूसरे समीकरण में x का गुणांक है वो A2 है, तो ये 5 माइनस C2, अर्थात दूसरे समीकरण के अंदर खाली संख्या वाला मान कितना है C2, माइनस का 4, तो ये माइनस का 4 गुणा A1 कितना है 3, कितना है A1, जो पहले समीकरण में x का गुणांक है वो A1 है, तो ये 3।
बटे में आप पहले ऑलरेडी ये मान कर चुके, वही आएगा जो पहले आ चुका, वैसा का वैसा ही है क्योंकि सेम है दोनों के अंदर बटे वाला। फिर भी आप चाहो तो लिख लो a1 कितना है 3 गुणा b2 कितना है b2 माइनस का 2, ये माइनस का 2 तो ये माइनस का 2 कॉस्ट में आपको लिखना है, माइनस a2 कितना है माइनस का 5, माइनस का 5 क्या प्लस का 5, a2 है 5 ये 5 और गुणा b1 पहले समीकरण के अंदर b माइनस का 2 ये प्लस का 2 पहले समीकरण के अंदर b1 ये प्लस का 2। कुल मिला के यही तो है सेम टू सेम वो का वही मान, आप दोबारा से वहीं से उठाकर रख सकते हो। गुणा करते हैं माइनस का 12 5 से गुणा होगा तो 12 पंजे 60, माइनस का 12 पंजे 60 हो जाएगा माइनस का 60। यहाँ पर गुणा करते हैं 4 3 12 माइनस का 12 है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 3 12 किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये आपको प्लस माइनस वाला सही ढंग से करना है, ध्यान रखना है नहीं तो गलत हो जाएगा। बटे के अंदर आते हैं 3 दूना माइनस का 6 5 दूना माइनस का 10 और देखिए y बराबर माइनस के 60 में प्लस के 12 अगर हटा देंगे तो माइनस का 48 बच जाएगा, ये माइनस का 48 जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या कम कर दो माइनस वाली बच जाएगी। नीचे माइनस का 10 और माइनस का 6 माइनस का हो गया 16 तो ये माइनस का 16 माइनस माइनस प्लस हो गया और 16 का भाग 48 में 3 बार गया तो y बराबर 16 3 48 ये y बराबर 3 आ गया और x बराबर 2 आ गया। आप अब चाहो तो इनकी जगह ये मान रखकर जांच भी कर सकते हो समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे हम पहले समीकरण में ये मान रख के देखें, पहला समीकरण था 3 गुणा x का मान कितना है 2 प्लस 2 गुणा y का मान कितना है 3 बराबर 12 आना चाहिए मान, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 प्लस 6 बराबर 12 तो कुल मिला के 12 बराबर 12 हो गया। तो ये जांच ऐसे कर सकते हो। तो ये थी वज्र गुणन विधि, आप आसानी से वज्र गुणन विधि से आराम से क्वेश्चनों को ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हो। तो मैं मानता हूं आपको वज्र गुणन विधि समझ में आई होगी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इनका अगर आप चाहो तो इस्तेमाल भी कर सकते हो अगर एग्जाम में कोई प्रश्न आपकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको a b c का पता है दोनों समीकरणों के अंदर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का, तो आप आसानी से इस वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करके भी आंसर हल ज्ञात कर सकते हो। आगे आपको बताएंगे ग्राफ विधि से हल कैसे करते हैं और प्रतिस्थापन विलोपन इन वज्र गुणन इन विधियों से भी कुछ प्रश्न लेंगे जो हल होते हैं। जो प्रतिस्थापन के अनुसार वाला क्वेश्चन है जो प्रतिस्थापन से होता है बाकी से नहीं होता, उसको प्रतिस्थापन से करेंगे। जो विलोपन से होते हैं बाकी के लिए जटिल होते हैं तो उनको विलोपन से करेंगे और बाकी वज्र गुणन जबकि सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए ग्राफ विधि है। इनके साथ साथ ये जो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं इनकी क्या प्रकृति होती है, ये किस प्रकार के होते हैं, इनके जो हल है वो किस प्रकार के होंगे, विद्यमान होंगे या नहीं होंगे, अर्थात ये संगत असंगत या कैसे होंगे, इनके बारे में भी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जो आपके छोटे भाई जो 9th क्लास वाले हैं उनको भी ये सलाह देना कि आप भी ये ऑनलाइन क्लास लेकर गणित विषय से संबंधित जो 9th क्लास में टॉपिक है उनको आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि 9th क्लास में भी है ये और 10th क्लास में भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।